जी। आप सभी को नमस्कार। आज हमारे बीच गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारो एक फेसबुक पेज पर हमारे बीच में आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से रिटायर्ड अंग्रेजी के प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश दुदीती जी हमारे बीच में हैं। आज हम काव्य पाठ और परिचर्चा करेंगे, जिसमें बातचीत रहेगी डॉक्टर साहब के काव्य लेखन, पूर्णतः सभी साहित्य लेखन की सभी पुस्तकें जिनकी डॉक्टर साहब ने अनुवाद भी रहा, एकांकी नाटक भी लिखे, निबंध और शब्दकोश मुख्यतः इनका जो बहुत अच्छा अंग्रेजी से हिंदी में शब्दकोश है, और गजल की और कविता की पुस्तकें तो हैं, और बचपन के लिए बच्चों के लिए भी एक फुहार नामक पुस्तक है। बहुत सारा लिटरेचर डॉक्टर साहब के पास है और इतना अनुभव है विश्वविद्यालय में रहते हुए बच्चों को पढ़ाने का और साहित्य का अनुभव, तो यह बहुत रोचक रहेगा हमारे लिए। तो मैं सभी सुनने वालों दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं और डॉक्टर साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे पेज पर डॉक्टर साहब आए हैं। मुझे बहुत दिनों से इस बात का इंतजार था कि डॉक्टर साहब आएंगे, तो खैर आज ये समय आया है। आप सभी को मुबारक इस बात की। इस आज सभी हमारे साथ जुड़ेंगे और मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा पहले डॉक्टर साहब को शुरू करने से पहले कि डॉक्टर साहब हमारे कुरुक्षेत्र में अदबी संगम एक साहित्य संस्था रही है। अदबी संगम कुरुक्षेत्र के नाम से रजिस्टर्ड संस्था, बहुत पुरानी, 45 वर्षों पुरानी संस्था है, जिसके डॉक्टर साहब फाउंडर मेंबर में से एक रहे हैं और लगातार बहुत सालों तक सेवा दी साहित्य के लिए। यहाँ पर नए नए लोगों को आगे उभारने के लिए, साहित्य लेखन के लिए इन्होंने बहुत सेवाएं दी हैं। तो आप सभी को ये जानकारी देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं भी इसी संस्था का एक सदस्य हूँ। आजकल मैं सचिव के पद पर हूँ। तो मैं भी यहाँ लेखन सीखा हूँ। डॉक्टर साहब हो गए, डॉक्टर के ऋषि हो गए, तफ्ता जी हो गए, दोस्त भारद्वाज जी हो गए, तो बहुत सारे लोगों ने मतलब इसको संस्था को पाला पोसा है और इसमें से बहुत नए लोगों को लेखन का मतलब के सीखने को मिला और आगे बढ़े। साहित्य लेखन आज भी कुरुक्षेत्र में जारी है, तो उनमें से डॉक्टर साहब एक हैं। तो मैं सभी का धन्यवाद करूंगा कि मुझे भी इनका मौका मिला यहाँ सीखने का। तो साथ ही साथ में अभी आज का जो पेज है हमारा, ये गिरती हुई द्वार का हमदर्द हूँ यारो, इस पेज पर आप सभी हमें सुन रहे हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि यह पेज पर आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, परिवार रिश्तेदारों को, सभी को ये शेयर कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो आज के ये परिचर्चा और काव्य पाठ को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास, लोगों के पास पहुंच पाए। और जो इस समय नहीं सुन पाएंगे उनसे निवेदन रहेगा कि वो उनको लिंक दे दिया जाएगा यूट्यूब का। बाद में ये कार्यक्रम यूट्यूब पर भी आप सुन पाएंगे। तो इसके साथ ही मैं डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूँ। डॉक्टर साहब आइए, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। और नमस्कार डॉक्टर मैं सभी दोस्तों को दिनेश दधीची का हार्दिक नमस्कार। जी डॉक्टर साहब आज हम पहले थोड़ा सी बातचीत करते हैं और उसके बाद आपसे मैं आपका जीवन, जैसे आपकी शिक्षा कहाँ से रही, और थोड़ा सा 2 लाइनों में ये बताएंगे कि आपकी शिक्षा और आपका शिक्षण दोनों आपका कहाँ से शुरू हुआ। सबसे पहले जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इसके लिए मुझे आमंत्रित किया और मुझे दोस्तों से रूबरू होने का ये मौका दिया। मेरा जन्म स्थान कुरुक्षेत्र है और मैंने 8वीं तक मेरी शिक्षा कुरुक्षेत्र में हुई है और उसके बाद मैं रोहतक में चला गया था। रोहतक में मैंने एमए रोहतक से की और उसके बाद जब सबसे पहले नौकरी लगी मेरी, जो कुरुक्षेत्र में ही आकर मेरी नौकरी लगी और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में ही मैं तब से हूँ। 1976 से मैं विश्वविद्यालय में शिक्षण कर रहा हूँ।
बहुत अभी मैं बहुत ठीक है। 2014 में रिटायर। हाँ जी डॉक्टर। संक्षेप में ये जी यात्रा रही है। मैं कर्म थोड़ा भूमि भी दर्शकों को, कुरुक्षेत्र है और जन्म भूमि भी कुरुक्षेत्र है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहूंगा, डॉक्टर साहब के पिता भी बहुत अच्छे कवि और बहुत अच्छे गायक भी थे, मैं तो कहूंगा। उनके मैंने सुना है कि इतना अच्छा तो लेखन उनका, और उतना ही अच्छा उनकी आवाज और गाते थे। तो डॉक्टर साहब को मतलब कि मुझे लगता है कि मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब बताएंगे कि उनको काव्य प्रेरणा कहाँ से मिली। मुझे लगता है पिताजी से जरूर मिली है। तो डॉक्टर साहब इसके बारे में बताएंगे, आपकी काव्य प्रेरणा कहाँ से निश्चित मिली रूप आपको? से जी निश्चित रूप से यह पिताजी का प्रभाव रहा मेरे ऊपर। वो हिंदी साहित्य से, संस्कृत साहित्य, उनको साहित्य से प्रेम बहुत था। संस्कृत में तो उनको महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार हरियाणा सरकार की ओर से मिला, और जी जी। मंचों पर बहुत अच्छा गीत प्रस्तुत करते थे। मैं बचपन से ही उनसे, हम 4 भाई हैं जिनमें से मैं सबसे ज़्यादा उनसे प्रभावित हुआ। और हम्म। घर में ऐसा वातावरण था कि साहित्यिक पुस्तकें, पत्रिकाएं मिलती रहती थी मुझे पढ़ने को। और उनके पिताजी के साथ रहने के कारण ही मैं कवि बन पाया या लेखक बन पाया। उनके बिल्कुल आशीर्वाद के बिना और उनकी प्रेरणा के बिना शायद मैं साहित्य में प्रवेश भी ना कर पाता। तो ये कह जरूर। सकते हैं कि हाँ, इतना ज़रूर है कि 4 भाइयों में से मैं सबसे ज़्यादा उनके साहित्यिक अभिरुचि से प्रभावित हुआ। प्रभावित रहे, बिल्कुल। तो जी। डॉक्टर साहब आपके, आप पहले, हम चाहेंगे कि आप एक रचना कोई भी सुनाएं, उसमें गजल या कविता या मुक्तक, जो भी आप चाहें। आप एक रचना सुनाएं, उसके बाद हम आगे थोड़ी बीच में बातचीत करेंगे। जी हाँ, मैं शुरुआत करता हूँ। जी, स्वागत है। क्योंकि अब मेरी अभिरुचि सबसे ज़्यादा गज़ल और अनुवाद में रही है, अब इन दिनों है। तो मैं गज़ल से शुरुआत कर लेता हूँ। ये एक ताज़ा गज़ल ले लेते हैं हम। स्वागत है डॉक्टर साहब। अ, ये ताज़ा गज़ल आपकी सेवा में रख रहा हूँ। मुझे लगता है इससे माहौल बनेगा और जो चुप्पी है वो टूटेगी। तो इस जरूर डॉक्टर साहब। गज़ल, ये गज़ल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इजाज़त चाहता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, सारे स्वागत है। अल्फाज दबा के हुई हम्म। तारी चुप्पी, सारे अल्फाज दबा के हुई तारी चुप्पी, चीर डालेगी दिलों को ये कटारी चुप्पी। सारे अल्फाज दबा के हुई तारी चुप्पी, चीर बहुत खूब। डालेगी दिलों को ये कटारी चुप्पी। और शेर देखिए कि बोल दोगे तो वो अल्फाज पराए होंगे, बोल दोगे तो वो अल्फाज पराए होंगे, कितने मानी है छुपाए ये कुंवारी चुप्पी, कितने मानी है छुपाए ये कुंवारी चुप्पी। और शेर देखिए कि बोलती हो तो मेरे दिल में उतर जाती हो, बोलती हो तो मेरे दिल में उतर जाती हो, है अखरती मुझे दिन रात तुम्हारी चुप्पी, है अखरती मुझे दिन रात तुम्हारी चुप्पी। और एक शेर देखिए खास तौर पे काबिल गौर, वो स्वागत है डॉक्टर समझ बैठे कहीं तुमको है मंजूर ये सब, वो समझ बैठे कहीं तुमको है मंजूर ये सब, तोड़ दो इसको ना अब रखना ये जारी चुप्पी, तोड़ दो साहब। इसको ना अब रखना ये जारी चुप्पी। और हौसले जुल्म के उस वक्त से बढ़ने हैं लगे, हौसले जुल्म के उस वक्त से बढ़ने हैं लगे, जब से मजलूम ने घबरा के है धारी चुप्पी। और यूं बहुत तो खूब। लगती है अभी तुमको ये आसान बहुत, यूं तो लगती है अभी तुमको ये आसान बहुत, सोच लो कल कहीं पड़ जाए न भारी चुप्पी, सोच लो कल कहीं पड़ जाए न भारी चुप्पी। है तो अफसोस मगर होता यही है अक्सर, है तो अफसोस मगर होता यही है अक्सर, है गया जीत इधर शोर तो हारी चुप्पी।
सारे अल्फाज दबा के हुई तारी चुप्पी, चीर डालेगी दिलों को ये कटारी चुप्पी। शुक्रिया। बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। तो डॉक्टर साहब हमसे कुछ लोग जुड़े हैं, सुधा राणा जी जी हाँ, मेरी शिष्या आपको हैं, नमस्कार मेरी कर रहे शिष्या हैं। रही हैं। जी, जी हाँ। आपको नमस्कार कर रहे हैं जी। रक्षा जी हैं, हिमाचल से हैं। अच्छा। तो इनको आपको नमस्कार कर रहे हैं, गुड इवनिंग बोल रहे हैं। सुशील जी वशिष्ठ, सुशील जी आपको हाँ, नमस्कार सुशील कर रहे हैं वशिष्ठ जी, अच्छा आपको। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, बधाई दे रहे हैं अभी। बहुत अच्छा लगा। तो हाँ हाँ, जी, हाँ जी। तो तो बातचीत जारी रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा आपने जो अभी सुनाया। तो ये समाज के उस माहौल पर चर्चा रही इसमें कि हम जब जुल्म हो या समाज में कहीं भी अनैतिक हो, हम वहां पर बोल नहीं जी पाते। जी हाँ, उसको जी हाँ। आपने बिल्कुल अपनी कविता में आवाज दी है, बात दी है, ये सब समझ सकते हैं, सभी बड़ी आसान भाषा में है, सभी समझ सकते हैं इस बात को। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे अब जानना चाहूंगा थोड़ा सा कि जी हाँ। आपकी काव्य प्रेरणा के बारे में तो हम बात कर चुके हैं। तो थोड़ा सा क्यों नहीं हम कुरुक्षेत्र के बारे में, थोड़ा सा कुरुक्षेत्र के बारे में और यहाँ की साहित्यिक गतिविधियों के बारे में बात करें। आपका कब से साहित्यिक गतिविधियों में जाना हुआ, कवि सम्मेलन में भाग लेना शुरू हुआ, संस्थाओं में, और जी। ये थोड़ा सा इसके बारे में चंद लाइनों में। असल में ऐसा हुआ, सुजान जी, कॉलेज के दिनों में भी मैं साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेता था। और सिर्फ युवा समारोह में ही नहीं, उससे बाहर भी जो गोष्ठियाँ होती थी, हमारे शहर रोहतक में गोष्ठियाँ होती थी। जी जी। सौभाग्य मेरा ये रहा कि मेरे जो प्रोफेसर थे, पढ़ाने वाले थे, उनमें कुछ बहुत अच्छे कवि थे। हम्म। जैसे प्रोफेसर खुशीराम वशिष्ठ जी, जिनका कल परसों आप जिक्र कर रहे थे इसी पेज जी पर, जी जी। वो हमारे प्राचार्य थे कॉलेज में, और उनसे बहुत प्रेरणा मिलती थी। ऐसे ही हम्म प्रोफेसर एसी बहार, उर्दू के बहुत बड़े शायर, वो हम्म। मुझे पढ़ाया करते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे, इंग्लिश के प्रोफेसर थे वो। और इसी तरह जी। प्रोफेसर बिमल कृष्ण अश्क, वो जदीद शायर, उर्दू के बहुत माने हाँ हुए जी, शायर, वो हमें बिल्कुल। एमए में पढ़ाया करते थे। तो इन, क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थी का बड़ा निकट संपर्क होता है, संबंध होता है, और एक तरह का हम्म भावनात्मक संबंध भी इनके साथ रहा मेरा, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और यही वजह है कि दुष्यंत के से को पढ़कर, गज़ल, उनकी गज़लें पढ़कर, और फिर इन हम्म। उर्दू शायरों के संपर्क में आया मैं शुरू में। तो इस तरह से हमें काफ़ी, क्योंकि गज़ल के विषय में बहुत अभ्यास की ज़रूरत है, आप जानते ही हैं, आपने स्वयं बहुत अभ्यास किया है इसका। बिल्कुल तो डॉक्टर साहब। कुरुक्षेत्र में जो गोष्ठियां हमारी अदबी संगम की होती रही, आपने अभी जिक्र किया, उनमें बहुत जी। सीखा मैंने। और मैं हमेशा जब पुस्तक उसके बाद जब भी छपी है मेरी, उसमें मैंने अदबी हाँ संगम जी। का आभार व्यक्त किया है। क्योंकि गोष्ठियों चलो। में आपस में चर्चा होती है, हम बातचीत करते हैं, और अगर थोड़ा खुले मन से हम कमियां भी बता सकें गज़लों के बारे में, बिल्कुल डॉक्टर साहब। हमने हमेशा उन विद्वानों का स्वागत किया। वशिष्ठ जी भी तब कुरुक्षेत्र में ही हुआ करते थे, जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था, राज्य कवि हाँ जी हरियाणा जी। के। तो इन लोगों के संपर्क में आने से बहुत सीखने को मिला। बहुत मेरा ख्याल अच्छा, है बहुत अजय अच्छा। अज्ञात जी भी हाँ जी, आए हैं, नमस्कार उनका कह बहुत रहे हैं बहुत जी आपको। स्वागत है, नमस्कार। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है अजय गादी का। हम नमस्कार। मैं चाहूँगा, अजय गादी बहुत पुराने से जुड़े हैं और बहुत अच्छी गज़लें लिखते हैं, जी और उनका एक जी पेज हाँ, है जी हाँ, डॉक्टर मैं साहब, परिचित हूँ पर, जाता हूँ। परवाज़ हाँ। गज़ल। तो उसका वो जरूर शेयर करेंगे, अच्छा हमें अच्छा। उम्मीद है हाँ। कि उनके साथ बहुत साहित्यिक लोग जुड़े हुए हैं, तो जरूर शेयर करेंगे वो। जी हाँ, फेसबुक तो पर मैं डॉक्टर साहब, अक्सर पढ़ता हूँ उनकी गज़लें। जी जी, डॉक्टर साहब आपको सुधा राणा जी कह रहे हैं जी, आप जैसे प्रेरणादायी अध्यापकों से ही हम हाँ, विद्यार्थी रहे हैं और हम सीखने को जैसे मिला है। हाँ जी, हाँ विद्यार्थी जी, से सीखने का। हाँ, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। तो डॉक्टर साहब तो क्यों ना आप अगली रचना, या गजल या कोई कविता।
हाँ जी हाँ। सुनाइए डॉक्टर मैं साहब, स्वागत है। कुछ छोटी रचनाएं, कविताएं मैंने लिखी हैं पिछले कुछ अरसे में। छोटी छोटी जी रचनाएं 4-4 पंक्तियों की लिखी हैं और उनको पाठकों ने बहुत पसंद भी किया है। मैं फेसबुक पे या शेयर करता रहता हूँ। हाँ अब डॉक्टर ये साहब, ये देखिए, जैसे अच्छी बात है। बहुत सारी हैं तो मैं कुछ जी शेयर करता हूँ आपके साथ, साझा जरूर करता हूँ। जरूर, स्वागत स्वागत है। तो अब ये एक बाल मजदूर, जो हमारे यहाँ बहुत समस्या है, बाल श्रमिक बहुत ज्यादा है, तो हाँ जी हाँ जी। उसको लेकर एक छोटी सी रचना है। ये बाल श्रमिक ही संबोधित कर रहा है समाज में हमें। मजदूर हूं मैं, बाप की छूटी नहीं शराब। हम्म मजदूर हूं मैं, बाप की छूटी नहीं शराब। मेरे भी हम्म ख्वाब थे कई, सारे थे लाजवाब। होते वो पूरे, हाथ में होती अगर किताब। अब क्या हम्म हुआ, गए कहाँ वो मेरे सारे ख्वाब। दम तोड़ते हैं आपके जूतों तले जनाब। वाह। दम तोड़ते हैं आपके जूतों तले जनाब। और अब एक ये देखिए। हमेशा सोचता था मैं कि आखिर हूं तो मैं क्या हूं। हमेशा हम्म सोचता था मैं कि आखिर हूं तो मैं क्या हूं। फकत मैं सांस लेता था, गलत फहमी थी जिंदा हूं। मिले हो तुम तो मानी खेज है कुछ जिंदगी मेरी। समंदर की तरफ बहता हूं, मैं बस एक दरिया हूं। समंदर की हम्म तरफ बहता हूं, मैं बस एक दरिया हूं। और ये बहुत कोरोना खूब। काल में कुछ इस तरह की बातें कही हैं। ये देखिए कि इरशाद डॉक्टर। आसमां कुछ अजनबी सा लग रहा है, क्या करें उम्मीद अब अपनी जमी से। आसमां कुछ अजनबी सा लग रहा है, क्या करें उम्मीद अब अपनी जमी से। कितने दिन से मुंतजिर है दिल हमारा, कोई तो अच्छी हम्म खबर आए कहीं से। कितने दिन से मुंतजिर है दिल हमारा, कोई तो हम्म। अच्छी खबर आए कहीं से। तो ये कुछ छोटी छोटी रचनाएं आपकी सेवा में रखी हैं। अब बातचीत कर लेते हैं थोड़ी देर। बहुत बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे रचनाएं रखी है। और डॉक्टर साहब, मैं इसके बारे में थोड़ा सा कहना चाह रहा था कि जैसे आप कह रहे 4-4 पंक्तियों की, तो डॉक्टर साहब ये बड़े, जी हाँ। जैसे फेसबुक और का मीडिया का युग आया है, ये फेसबुक पर जी हाँ। रचनाएं अपने आप प्रकाशित करते हैं, तो यहाँ जरूर चर्चित हाँ। होती हैं जो 4 पंक्तियां या एक शेर या 2 शेर हाँ। या एक मुक्तक जी हाँ। जी। या गीता। जी हाँ। तो ये बड़ा थोड़े शब्दों में बात कही गई, वो ज्यादा प्रचलित होती है, तो लोगों के पास समय कम बिल्कुल बिल्कुल होता है। पसंद की जाए। हाँ, इसलिए पसंद हाँ। ज्यादा की जाती है। ये बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर। तो डॉक्टर साहब, बिल्कुल। आपको नमस्कार कर रहे हैं, शशि कुमार तिवारी साहब आपको सादर नमस्कार कर रहे हैं, और काव्य पाठ का प्रारंभ होने का नमस्कार। इंतजार कर रहे थे कभी का। जी जी। जी हाँ। अशोक शर्मा जी जुड़े हैं, और सर आपके मित्र हैं शैलेंद्र शैल जी। स्वागत है, स्वागत है। शैलेंद्र शैल जी जुड़े हैं। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, वाह, हाँ जी मेरे बड़े भाई हैं, तो हाँ जी। बहुत स्वागत है, बहुत बहुत जी जी। धन्यवाद। मुझे लगता है थोड़ी हाँ देर हो गई है बैठे हुए हैं, और उन्होंने शायद ये हाँ कुछ जी हाँ रचनाएं जी, सुनी भी हैं। बिल्कुल उनको सुनी है शैलेंद्र उन्होंने, शैल जी आए हैं, आपको मेरा अभी बहुत खूब सौभाग्य है। लिखा है। जी जी। मैं तो छोटा और सा शैलेंद्र बच्चा शैल ही जी। था तब से मैं जानता हूँ उनको। जी डॉक्टर साहब। उनसे बहुत सीखा है मैंने, वो बहुत प्रेरणा मिली है। उनकी रचनाएं, कविताएं एक से एक बढ़कर हैं, और उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी 2 दिन पहले हमारे पेज पर थे वो, और आपके बारे में उन्होंने भी बताया था। जी हाँ। जी हाँ। मैं शैलेंद्र शैल जी का भी बहुत स्वागत करता सुखद हूँ, वो बहुत हार्दिक बातचीत नमन रही। है। हाँ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सुधा राणा जी, शशि कुमार तिवारी जी, अशोक शर्मा जी, शैलेंद्र शैल सर, आपका बहुत बहुत अभिवादन। तो डॉक्टर साहब, मैं अभी आपकी रचनाओं पर थोड़ा जैसे मैं एक एक बार में, जैसे आपकी काव्य रचनाएं, पहले आपकी काव्य रचनाएं कौन कौन सी रही, जी हाँ। प्रकाशित पुस्तकें कौन कौन सी रही, और हाँ, मैं चाहूंगा पुस्तकों थोड़ा के फुहार के नाम बारे बहुत में, परिचित। जो फुहार के बारे में थोड़ा सा बताएं पहले, जो 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 और बचपन पर लिखी जी गई हाँ। है, बाल गीत। जी हाँ। जी जी हाँ। हाँ, जिसमें बाल कविताएं हैं, उपहार में।
तो ये फुहार पुस्तक मेरे पास रखी है इस वक्त। जी डॉक्टर साहब, ये बच्चों के बिल्कुल लिए बिल्कुल। इसमें छोटी छोटी कविताएं थी। इसमें हाँ हाँ हाँ। विशेष बात ये है, मैं थोड़ा सा एक कुछ वाक्यों में कहना चाहूँगा कि ये कवि, अगर बच्चे को आप चाहते हैं कि वो बच्चा अच्छी हिंदी, मानक हिंदी सीखे और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना स्वाभाविक रूप से सीख जाए, तो उसके लिए ये कविताएं बड़ी उपयुक्त रहेंगी। एक रोचक बात ये हुई कि मैंने एक कविता बच्चों के लिए लिखी थी। हुआ ये कि जब वो लिखी गई तो उसका प्रतीकात्मक अर्थ बहुत गहरा निकलता था। बच्चों को तो रोचक लगेगी ही, वो एक स्थिति को लेकर थी। वो जैसे सर्दियों के मौसम में हम लोग कभी धूप सेकने के लिए बैठते हैं और मान लीजिए कि हमारे सामने, हमारे आगे कोई आकर खड़ा हो जाता है और सूरज की धूप को आने से रोक लेता है, तो हम बड़े परेशान होते हैं। हम कहते हैं भाई आगे से हट जाओ, जरा धूप आने दो। ठीक है। इस स्थिति को लेकर मैंने एक कविता लिखी थी। आप देखेंगे कि हमारे समाज पर ये लागू होती है और बच्चों के लिए लिखी थी। वैसे क्यों डॉक्टर साहब, वही कविता थोड़ी हो जाए। हाँ स्वागत है। जी हाँ, जी हाँ। धूप जरा मुझ तक आने दो, सुनो शीत से कांप रहा हूं, तन बाहों से ढांप रहा हूं, कैसे राहत मिल सकती है, सूरज से मैं भांप रहा हूं, नहीं मूंगफली भुनी हुई, बस थोड़ी गर्माहट खाने दो, धूप जरा मुझ तक आने दो, धूप जरा मुझ तक आने दो। बिल्कुल। और ये देखिए, कब से आगे खड़े हुए हो, बीच में आकर अड़े हुए हो, खूब समझते हो सारा कुछ, फिर भी चिकने घड़े हुए हो। कब से तुम यूं खड़े हुए हो, बीच में आकर अड़े हुए हो, खूब समझते हो सारा कुछ, फिर भी चिकने घड़े हुए हो। ऐसा क्या है, मान भी जाओ, जाने दो ये जिद जाने दो, धूप जरा मुझ तक आने दो। और ये अंतिम पद देखिए, इसके निहितार्थ भी आप समझेंगे। खरी बात फरियाद नहीं है, क्या तुमको यह याद नहीं है, धूप हवा सबके सांझे हैं, यह कोई जायदाद नहीं है। किस्सा खत्म करो, मुझको भी अब अपना हिस्सा पाने दो, धूप जरा मुझ तक आने दो। तो न्याय की पुकार है, एक तरह से आप समझ सकते हैं। ये एक संयोग था कि बच्चों के लिए लिखी हुई रचना का एक गंभीर अर्थ भी निकलता है, जो हमारे समाज में जो स्थिति है उसको बयान करने वाली रचना बनी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यह रचना एक चित्र और एक हकीकत, वास्तविकता जो हमारे जीवन में घटती रहती है, जो हर बार सर्दी के मौसम में ये होता है, जो ये अक्सर होता है, जिस पर हमारी सबकी जरूर एक बार निगाह जाती है और सबके साथ ये वक्त गुजरता है। तो बिल्कुल आपने, और बचपन में इस कविता से मुझे लगता है कि बचपन जो बच्चे हैं वो बड़े अच्छी तरह से समझ पाएंगे इस बात को और आदमी के व्यवहार को समझ पाएंगे, रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छी कविता। प्रतिभा राव आई है, मेरी छात्रा रही है। हाँ डॉक्टर साहब, मैं अभी कहना चाहूंगा, प्रतिभा राव जी आए हैं बीच में, अशोक शर्मा जी, मोहन तामक जी, जी प्रतिभा राव जी आपके, हाँ मोहन तामक जी नमस्कार कह रहे हैं सर। बिमला सागर जी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद सभी का। जी हाँ जी, मोहन तामक जी, अशोक शर्मा जी, प्रतिभा राव जी, बिमला सागर जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हम उम्मीद करेंगे आप जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। शैलेंद्र साहब जी कह रहे हैं बच्चों के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है, कुछ वर्ष पहले दिनेश ने मुझे भेंट की थी। सर उन्होंने भेंट की थी आपको, आपने उनको भेंट की थी, तो वो ये बात बता रहे हैं यहाँ पर। और मुझे ये तो पहले से मालूम है कि जरूर जब इतने आपके घनिष्ठ बन रहे हैं तो जरूर ये होता रहा लेन देन पुस्तकों का जरूर। पंकज सागर जी आपको नमस्कार कह रहे हैं जी। पंकज जी नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, तो सर दूसरी पुस्तक जैसे इबारत हाशिए के, मैं पुस्तकों की बात कर रहा था। जी हाँ, तो ये सबसे पहले बच्चों की पुस्तक की बात आ गई। इबारत हाशिए की, इसमें कविताएं हैं और गजलें भी हैं।
अतुकांत कविताएं। अच्छा। मैंने छंद मुक्त कविताएं भी लिखी हैं, शुरू के दौर में बहुत लिखी हैं, वो भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा थोड़ी देर में। बर्फ जी के जरूर। खिलाफ मेरी पुस्तक आई थी एक, बर्फ के हाँ जी। खिलाफ नाम से मेरा एक ब्लॉग भी है, उसमें हाँ मेरी सर काफी बिल्कुल। रचनाएं बिल्कुल सर, मैंने पढ़ा है वो भी आपका ब्लॉग ये। आई है। जी। जी हाँ। एक एक छोटी कविताओं के मैंने 2-3 संग्रह निकाले हैं। जैसे एक था हम्म। मारीच बहुत है, हाँ मारीच हाँ बहुत है, इस नाम से था। बिल्कुल। और एक इसी तरह का है संग्रह, काश देख पाते हम, इस शीर्षक से। काश देख पाते। और अब जो गजल संग्रह, पहला स्वतंत्र गजल संग्रह जो है वो मेरा पिछले वर्ष ही आया है, शेष कुशल हम्म। है नाम से। डॉक्टर ऋषि जी। भी आ गए हैं, बहुत बहुत हाँ सर धन्यवाद, डॉक्टर बहुत ऋषि। स्वागत है आपका ऋषि। आपका जिक्र हुआ थोड़ी देर पहले, अदबी संगम की बात डॉक्टर। चली तो उसका आपका भी जिक्र है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, के ऋषि साहब का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे बीच आए और इस परिचर्चा में भाग ले रहे हैं आप भी साथ साथ। तो मैं डॉक्टर साहब को भी निवेदन करूंगा कि इस पेज पर हमारे आए कभी। मैंने पहले भी निवेदन किया था, तो वहाँ थोड़ी सी कोरोना की वजह से प्रॉब्लम चल रही थी। हाँ। तो अच्छा अच्छा। खैर हम जैसे भी समय मिलता है जरूर बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब के बहुत अच्छा हाँ। काव्य लिखा है उन्होंने, उर्दू में बहुत अच्छे उनकी पुस्तकें और बहुत अच्छी पकड़ और है उर्दू अनुवाद भाषा की बहुत उनकी। अच्छे किए। हाँ, इंग्लिश से हाँ डॉक्टर उर्दू साहब में उन्होंने अनुवाद बहुत इंग्लिश से सुंदर उर्दू किए, में, और बहुत बढ़िया हाँ अनुवाद सर किए। उन्होंने गीता का अनुवाद किया उन्होंने जो उर्दू में, बहुत अच्छा। और शेक्सपियर के सोनेट्स का जो ट्रांसलेशन जी है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। बहुत सुंदर। तो हाँ हम जरूर उनको भी यहाँ पर मौका देंगे, और हमारे हमारा अहोभाग्य होगा डॉक्टर साहब अगर हमारे बीच में आएंगे वो हमें तो। मौका, हमारे लिए मौका होगा वो उनको सुनने का। जी 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 बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो हाँ जी। तो सर हम जैसे शेष कुशल है आपका जो गजल संग्रह है, शेष कुशल है। जी हाँ। जी सर, इसमें आपकी कितनी गजलें हैं, और इनमें से कोई गजल हमें जरूर सुनाएंगे आप आज। जी हाँ, इसमें कुछ गजलें हैं, मैं बताता हूँ। 58 गजलें हैं और कुछ विविध रचनाएं हैं, 4-4 जी पंक्तियों की या 6 या 8 पंक्तियों की। जी डॉक्टर साहब। मैं- तो डॉक्टर साहब कोई एक गजल जी हाँ, गजल सुनाइए। आपके सामने रखता हूँ। जी स्वागत है। ये जो सामने आ रही है गजल, यही प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है डॉक्टर साहब। कांच के रहने को जिनको घर मिले, कांच के रहने को जिनको घर मिले, उनके हाथों में हमें पत्थर मिले। वाह। फिर झपट्टा मारने आया कोई, फिर झपट्टा मारने आया कोई, फिर किसी चिड़िया के टूटे पर मिले, फिर किसी चिड़िया के टूटे पर मिले। और खो दिया बहुत जब खूबसूरत। खुद को अपनी खोज में, खो दिया जब खुद को अपनी खोज में, अपने को हम तब कहीं जाकर मिले। शेर हम्म। देखिए, था भरम नजदीकियों का उनसे पर, था भरम नजदीकियों का उनसे पर, फासले ही फासले अक्सर मिले। और ये देखिए कि आजकल कुछ कम ही कह पाता हूं मैं, हम्म। आजकल कुछ कम ही कह पाता हूं मैं, हो गया अरसा सही आखर मिले। हम इसी उम्मीद में चलते रहे, जाने कब दिलकश कोई मंजर मिले। हम इसी उम्मीद में चलते रहे, जाने कब दिलकश कोई मंजर मिले। और ये शेर देखिए कि हम्म। जिनकी हर साजिश का हमको इल्म था, जिनकी हम्म। हर साजिश का हमको इल्म था, उनसे भी हर बार हम हंसकर मिले, उनसे भी हर बार हम हंसकर मिले। और खो दिया जब खुद को अपनी खोज में, अपने को हम हम्म। तब कहीं जाकर मिले। धन्यवाद। बहुत बहुत तो खूबसूरत। ये एक रचना इसमें से थी, शेष कुशल है। आपकी रचनाओं में एक भाषा सर मतलब के बहुत आम बोलचाल की रहती है, और हिंदी भी रहती है। जहां तक जी उर्दू हाँ, मैं गजल में बात उर्दू आपको, आती है तो। हाँ जी। तो लेकिन जी हाँ, आपकी गजलों में मैंने देखा मैं कि हिंदी बड़ी एक बात ठीक आपसे, रहती है।
जी जरूर, स्वागत है डॉक्टर साहब। जी हाँ, मैं आपसे एक बात मैं कहना चाह रहा था। मैंने एक पुस्तक की जी। भूमिका में ये बात लिखी भी है कि हम्म। दरअसल जिस धरती पर हमारा जन्म हुआ है, जहाँ हम रहते हैं, वो बड़ी हम्म। साहित्य की दृष्टि से बहुत ज़रख़ेज़, मतलब बहुत ही रिच है, बहुत ही समृद्ध है। बिल्कुल। ये वही भूमि है जहाँ पर सब संसार की सबसे पहली पुस्तक रची गई, ऋग्वेद। तो मैं ये बिल्कुल। कहना चाहूँगा कि एक पाकिस्तानी शायर है, इंशा ने बहुत अच्छी बात कही है कि मीर, इंशा, हाँ जी। नज़ीर, कबीर और इंशा सारा एक घराना हो। हम्म। तो हम्म। मैं ये कहूँगा कि मीर की जो सलासत है, सादगी है, शब्द चयन है उसका, और नज़ीर अकबराबादी का जो आम आदमी के साथ जुड़ाव है, और हम्म। कबीर की जो समाज में फैली हुई कुरीतियों के प्रति जो जागरूकता है, वो तीनों का एक हम्म। सम्मिश्रण हम यहाँ रहकर जब काव्य रचना करते हैं तो हमारी रगों में है, वो परंपरा है, और उससे हमने बहुत कुछ हासिल किया है। और असल में तो हम हम्म। उसी का एक तरह से उत्पाद हैं, उनके ही हम बनाए हुए हैं, क्योंकि बिल्कुल डॉक्टर साहब। जो परंपरा है हमारी, उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जी डॉक्टर, बिल्कुल। आधार हमारा वही है। तो ये इस नाते मैं सोचता हूँ कि ये तीनों तरह के जो प्रभाव हैं, और इनके अलावा और भी बहुत सारे, ये तो 3 उदाहरण हैं, बहुत सारे प्रभाव जी हमारे व्यक्तित्व पर हाँ, होते हैं, हमारी कविता पर, हमारे शब्द चयन पर, हमारी भाषा पर और हमारे संस्कारों पर इनका असर होता है। बहुत अच्छी बातें बताई डॉक्टर साहब आपने, जो जिनसे प्रेरणा मिलती है, जिनसे सीखने का क्रम बनता है। आपने ये सारी बातें बताई, और जो आपने अभी जिक्र किया इंशा जी का, नज़ीर अकबराबादी साहब का, मीर साहब का, तो ये सब गजल के लिए बड़ी शुरुआती दौर रहे हैं, जिन्होंने सिखाया है, हाँ, आगे पीढ़ियों को बिल्कुल, सिखाते रहे हैं। हाँ, तो और बिल्कुल। गजल को का एक पेड़ खड़ा किया है। बिल्कुल। तो हम डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने लिखा है। और तो मैं बर्फ के खिलाफ जो आप पुस्तक है आपकी, इसका शीर्षक बड़ा अच्छा है, बहुत ही अच्छा शीर्षक लगा है, बर्फ के जी खिलाफ। हाँ, तो इसमें क्या विशेषता है सर, इसमें तो क्या मैं विशेष है, और इसमें से कोई कविता आपकी अगर आ जाए तो अच्छा हो। मैं हाँ, ये जो शीर्षक है पुस्तक का, बर्फ के जी। खिलाफ, यही मैं रचना आपके सामने रखता हूँ, तो उससे ये आपको अनुमान हो जाएगा कि अ, मुख्य रूप से क्या बात मैं कहना चाहता हूँ। स्वागत है डॉक्टर साहब। ये देख, छोटी सी कविता है, जी डॉक्टर, छंद मुक्त कविता है। स्वागत है। बर्फ के खिलाफ, बर्फ के खिलाफ क्या किया जाए, पत्थर बन चुकी बर्फ के खिलाफ क्या किया जाए। या तो ऐसा करें कि उसके ठोस रपटीले सीने पर बीचों बीच मजबूती से नोकदार सुआ रखकर प्रहार करें, करते चले जाएं जिससे वह टूटे, कमजोर हो, इससे चाहे जितना भी शोर हो। बर्फ के खिलाफ क्या किया जाए, पत्थर बन चुकी बर्फ के खिलाफ क्या किया जाए। या तो ऐसा करें कि उसके ठोस रपटीले सीने पर बीचों बीच मजबूती से नोकदार सुआ रखकर प्रहार हम्म। करें, करते चले जाएं जिससे वह टूटे, कमजोर हो, इससे चाहे जितना भी शोर हो। या फिर ऐसा कर सकते हैं, चुपके से बर्फ के माहौल में थोड़ी आंच भर सकते हैं। या फिर ऐसा कर सकते हैं, चुपके से बर्फ के माहौल में थोड़ी सी आंच भर सकते हैं, यूं उसके रपटीले सीने पर ऊष्मा के स्पर्श भरा हाथ धर सकते हैं। ऐसा कर देने से पथरायापन खोकर पानी पानी होकर बदलेगी बर्फ। ऐसा कर हम्म। देने से पथरायापन खोकर पानी पानी होकर बदलेगी बर्फ। पत्थर बन चुकी बर्फ के खिलाफ कौन सा तरीका अपनाएं, बर्फ को तोड़ें या पिघलाएं, बर्फ को तोड़ें या पिघलाएं। या पिघलाएं, बर्फ को तोड़ें या पिघलाएं। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, यक्ष प्रश्न है ये आज का कविता ये। बहुत अच्छी। हाँ, बिल्कुल अच्छी कविता सर डॉक्टर साहब। ये बर्फ के खिलाफ, पत्थर बन चुकी है बर्फ,
को तोड़ें या बर्फ को पिघलाएं। जरूर यहाँ पर एक बात है, समाज के उस चिंता को आप जाहिर कर रहे हैं, जहां पर वही है बोलने की जो आजादी, जो समाज जी में हाँ, लोग एक बोल नहीं पाते अपनी बात को ठीक से, या मिलाकर एक शिक्षा कह लीजिए। ठंडापन और एक पथरीलापन। जी हाँ, हाँ, बिल्कुल हर जगह है समाज में देखने को मिलता है। जब पहले कुछ हम कह सकते हैं कि पहले ऐसा था समाज में, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको टोकते थे। यदि कोई किसी को जी गाली हाँ, दे रहा है, किसी को रास्ते में मारपीट कर रहा है रास्ते में, या मतलब कि वो पर्यावरण के हिसाब से देखिए कि कोई मतलब के पेड़ को काट रहा है या हाँ, रास्ता गंदा कर रहा है, तो वहां पर लोग टोकते थे, बोलते थे। बिल्कुल। आज ये बड़ा है कि सामने कुछ भी हो रहा है, कोई भी बोल नहीं रहा, तो ये वहां पर जरूर चोट करती है बात। क्योंकि बहुत बर्फ तो अच्छी प्रतीक के रूप में आई है। बिल्कुल जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये बहुत अच्छी कविता जी रही है आपकी। और पूरा संग्रह है, इस का शीर्षक ही है इसका बर्फ के खिलाफ है। बहुत अच्छा संग्रह है। जी तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा भी आपकी पुस्तकों में काश देख पाते हम, जी हाँ। काश काश देख देख पाते पाते हम हम डॉक्टर। में छोटी छोटी रचनाएं हैं। जैसे एक जी। बहुत पसंद की गई रचना, सोचो सही जी। गलत को लेकर, जो बात आप कर रहे थे उसी संदर्भ में। हम्म। सोचो सही ये डॉक्टर गलत साहब को बहुत, लेकर, हाँ बहुत बार सुनी, बिल्कुल। नोक कलम जी। की पैनी क्यों है, नोक कलम की हम्म। पैनी क्यों है, बाज अगर है बेकसूर तो चिड़ियों में बेचैनी क्यों है, बाज अगर है तो चिड़ियों बेकसूर में बेचैनी क्यों। तो चिड़ियों में बेचैनी क्यों है। जी हाँ, हम्म। तो इस तरह की रचनाएं उसमें हैं। मैं आपके सामने कुछ और प्रस्तुत करता हूँ। तो स्वागत है डॉक्टर एक ये देखिए रचना, जी हाँ, छोटी सी कविता, कि साहब। जी। हम कवि के रूप में जैसे लिखने बैठते हैं तो हमारे सामने एक खाली कोरा कागज होता है। कल्पना ये की है कि कोरा कागज हमसे कुछ पूछ रहा है। तो ये देखिए, कोरा कागज पूछ रहा है, कोरा कागज पूछ रहा है, सच बतलाओ सच लिखोगे, कड़वाहट से बच लिखोगे, पहने हम्म। हुए कवच लिखोगे, जितना हम्म। जाए पच लिखोगे, बिना हम्म। किसी लालच लिखोगे। प्रश्न देखिए, कोरा कागज पूछ रहा है, सच बतलाओ सच लिखोगे, कड़वाहट से बच लिखोगे, पहने हम्म। हुए कवच लिखोगे, जितना जाए पच लिखोगे, बिना किसी लालच लिखोगे, क्यों कैसे कब क्या और किसका, किसको कहाँ बताओ तो, क्यों कैसे हम्म। कब क्या और किसका, किसको कहाँ बताओ तो। हम्म। तो इस तरह की छोटी रचनाएं इसमें हैं, इस पुस्तक में। बिल्कुल सर, इस मुक्तक में सारे में हर जगह प्रश्न, हर जगह प्रश्न थे। हाँ जी, बिल्कुल, प्रश्न थे। बहुत अच्छी रचना। और प्रश्न तो पूछना और बहुत जरूरी लेखकों है। और कवियों को संबोधित। जी हाँ। जी बिल्कुल। सुजान जी, एक हाँ जी। गजल मैंने पिछले दिनों जब कोरोना का स्प्रेड हुआ, जब चारों तरफ फैलने लगा, तो जी। मजदूरों की स्थिति बहुत खराब हुई, आपने देखा होगा। जी तो उनका बिल्कुल। एक तरह से महापलायन शुरू हो गया, शहरों से वापस हम्म। अपने इलाकों की तरफ चल पड़े, वो पैदल निकल पड़े। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल एक डॉक्टर साहब। ऐसी स्थिति, हालांकि इस दौरान मैंने काफी रचनाएं लिखी हैं। तो जी। इस बात को लेकर एक गजल हुई जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। जी डॉक्टर साहब, आपकी स्वागत आपका है। आदेश हो तो शुरू करता हूँ। जी हाँ। जरूर डॉक्टर साहब, स्वागत है सर। रुकना न चलने वाले ये दूर का सफर है, रुकना न चलने वाले ये दूर का सफर है, चलना है कोस काले ये दूर का सफर है, चलना है कोस काले ये दूर का सफर है बोझ सर पे भारी मिलती नहीं सवारी, है बोझ सर पे भारी मिलती नहीं सवारी, हम भी तो हैं जियाले ये दूर का सफर हम भी तो हैं जियाले ये दूर का सफर है धूप भूखा है पेट प्यासे हैं होंठ
मिल तो जाएं, भूखा है पेट प्यासे हैं होंठ, मिल तो जाएं, दो घूंट दो निवाले ये दूर का सफर है, दो घूंट दो निवाले ये दूर का सफर है धूप चिलचिलाती झूठे मदद के वादे, है धूप चिलचिलाती झूठे मदद के वादे, सब यार देखे भाले ये दूर का सफर है धूप चिलचिलाती झूठे मदद के वादे, सब यार देखे भाले ये दूर का सफर है। और शेर देखिए कि कितनी रुकावटें हैं, खतरे भी कम नहीं हैं, कितनी रुकावटें हैं, खतरे भी कम नहीं हैं, पैरों में भी है छाले ये दूर का सफर है। और भी देखिए कि अनजान रास्ते हैं अनथक पड़ेगा चलना, अनजान रास्ते हैं अनथक पड़ेगा चलना, खुद को जरा संभाले ये दूर का सफर है, कब तक नहीं मिलेगी मंजिल अगर चलें हम, कब तक नहीं मिलेगी मंजिल अगर चलें हम, उम्मीद दिल में पाले ये दूर का सफर है। और ये शेर देखिए, उम्मीद रखना इतनी तुम अंधकार में भी, उम्मीद रखना इतनी तुम अंधकार में भी, मिल जाएंगे उजाले ये दूर का सफर है, रुकना न चलने वाले ये दूर का सफर है, चलना है कोस काले ये दूर का सफर है। रुकना न चलने वाले ये दूर का सफर है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी प्रेरणादायक रचना इस बीच है। मैं देख रहा हूँ अंजलि राज जी आई हैं। जी जी डॉक्टर साहब हमारे बीच में अंजलि राज आई हैं, ये जींद से हैं और बहुत अच्छी कवित्री हैं। जी जी डॉक्टर जी अंजलि राज जी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं देख रहा हूँ जी का स्वागत है, टिप्पणियां आ चुकी हैं जी। और इस बीच शशि कुमार तिवारी सर ने भी आपकी बर्फ के खिलाफ वाली रचना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और शशि कुमार तिवारी आए हैं। हाँ जी शशि कुमार तिवारी से जुड़े हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत। हाँ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ। और ममता जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको जरूर शेयर कीजिए, अदबी संगम पेज पर ग्रुप पर शेयर कीजिए। अंजलि राज जी जरूर शेयर करेंगे ताकि आप दोबारा भी सुन सकें। जी डॉक्टर साहब मैं बात कर रहा था सुजान जी। सुजान जी कहिए डॉक्टर साहब, थोड़ा नेटवर्क का है शायद, कहिए डॉक्टर साहब। हेलो डॉक्टर साहब कहिए। जी हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो आज की स्थिति है, आजकल 21वीं सदी में ये इंटरनेट का युग है, इंटरनेट। जी हाँ। मैं कई बार ये कहा करता हूँ कि इस सदी में सबसे बड़ा संकट जो होगा वो विश्वसनीयता का होगा, और ये बड़ी बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा था कि इसमें विश्वसनीयता का संकट बहुत ज्यादा है। विडंबना यह है कि हमारे पास सत्य को जानने के तकनीकी साधन बहुत हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, सब कुछ है, टेलीविजन तो है ही, अखबारें हैं, बहुत कुछ है, मीडिया, सोशल मीडिया है देखिए। लेकिन विडंबना यह है कि आप कोई भी इनमें से विश्वसनीय नहीं लगता, आपकी समझ में नहीं आता कि किसका विश्वास करें और किसका ना करें। अब ये इंटरनेट के युग आने से पहले जब टेलीविजन की क्रांति आई, टेलीविजन घर घर में पहुंच गया, उस समय मैंने इस स्थिति को लेकर एक कविता लिखी थी, वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो लोक शैली में लिखी हुई कविता है। तरुणा रश्मि भी आई है, मुझे अभी मैं देख रहा हूँ उनका नाम। नमस्कार तरुणा जी। तरुणा रश्मि बहुत अच्छी कवियत्री हैं, इनके कविता संग्रह 2 प्रकाशित हो चुके हैं, पंचकूला में है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था किसका करें भरोसा, किसका करें भरोसा। तो जैसे अखबारें हैं तो उनका भरोसा नहीं रहा, आप जानते ही हैं। टेलीविजन
आप सब जानते हैं कि वो भरोसे के काबिल नहीं रहा। बहुत कुछ बातें हैं उस पर अलग अलग तरह की हमारे सामने आती रहती हैं, और राजनीतिक नेता हमारे, दुर्भाग्य की बात है, वो भी भरोसे के काबिल नहीं रहे, हमारे अपने चुने हुए लोग। तो इस बात को लेकर ये रचना थी, मैं आपकी सेवा में रख रहा हूँ। किसका इरशाद करें डॉक्टर साहब। भरोसा मेरे भाई, जी हाँ, किसका करें भरोसा मेरे भाई, आखिर किसका करें भरोसा, कि तरह तरह के अखबारों को बांच लिया करते हैं, हम्म। तरह तरह के अखबारों को बांच लिया करते हैं, आंखों देखी बातों को भी जांच लिया करते हैं, छाछ की तरह झूठ छोड़कर सांच लिया करते हैं, हम हीरे के धोखे में कब कांच लिया करते हैं। तरह तरह के अखबारों को बांच लिया करते हैं, आंखों देखी बातों को भी जांच लिया करते हैं, छाछ की तरह झूठ छोड़कर सांच लिया करते हैं, हम हीरे के धोखे में कब कांच लिया करते हैं। लेकिन कुछ अखबारों ने भी मीठा जहर परोसा, मेरे भाई आखिर किसका किसका करें करें भरोसा। भरोसा। जी हाँ, और अब ये देखिए टेलीविजन पर, जादू का बक्सा भी लाया एक नई रंगीनी, दिल दिमाग को ढकने वाली चादर जैसे जीनी, शामों की रौनक आपस की बातचीत भी छीनी, और उसके कहने पर फीकी लगने लगती है चीनी। जादू का बक्सा भी लाया एक नई रंगीनी, दिल दिमाग को ढकने वाली चादर जैसे जीनी, शामों की रौनक आपस की बातचीत भी छीनी, उसके कहने पर फीकी लगने लगती है चीनी। वह बोले तो मीठा माना जाए गरम समोसा, मेरे भाई आखिर किसका करें भरोसा। ये देखिए बंद, अपने जैसे बेशुमार हैं जग में जन साधारण, अपने जैसे बेशुमार हैं जग में जन साधारण, रहे खराबी से बचते अच्छाई करते धारण, नहीं बने हम भाट किसी के चापलूस ना चारण, लेकिन हम पड़ गए अकेले चुप रहने के कारण, इस चुप्पी ने भी बीमारी को है पाला पोसा, मेरे भाई आखिर किसका करें भरोसा। और ये बंद देखिए कि अलग अलग हैं हुए तजुर्बे दुनिया देखी भाली, पहले कुछ चीजें सफेद थी कुछ होती थी काली, अब थोड़ी सी असली हैं ज्यादा चीजें हैं जाली, हंसों पर हंसते हैं कौवे बैठे डाली डाली। अलग अलग हैं हुए तजुर्बे दुनिया देखी भाली, पहले कुछ चीजें सफेद थी कुछ होती थी काली, अब थोड़ी सी असली हैं ज्यादा चीजें हैं जाली, हंसों पर हंसते हैं कौवे बैठे डाली डाली, और भला आदमी समझा जाता मिट्टी के माधोसा, मेरे भाई आखिर किसका करें भरोसा। और अंतिम पद आपकी सेवा में रख रहा हूं कि एहतियात के बावजूद खाएं धोखा तो सोचें, एहतियात के बावजूद खाएं धोखा तो सोचें, अगर चाहते हैं फिर धोखे से बचना तो सोचें, मुश्किल है फिर भी मिलकर कोई रास्ता तो सोचें, जब भी मौका मिले फैसला करने का तो सोचें, एहतियात के बावजूद खाएं धोखा तो सोचें, अगर चाहते हैं फिर धोखे से बचना तो सोचें, मुश्किल है फिर भी मिलकर कोई रास्ता तो सोचें, जब भी मौका मिले फैसला करने का तो सोचें। हमने अक्सर बाद में अपनी किस्मत को है कोसा, मेरे भाई आखिर किसका करें भरोसा, किसका करें भरोसा मेरे भाई आखिर किसका करें भरोसा। तरुणा जी ये कविता के लिए कह रही हैं। डॉक्टर साहब, हाँ, तरुणा रश्मि जी आपको इबारत हाशिए की संग्रह से कह रही हैं। और डॉक्टर साहब साथ ही शशि कुमार तिवारी साहब कह रहे हैं, देश की वर्तमान परिस्थितियों में युवाओं को संबोधित यदि कोई कविता हो तो अवश्य प्रस्तुत करें। चलिए मैं यही हाँ, के लिए भी वैसे तो यह कविता भी, वैसे यह जो सुनाई आपने कविता, यह भी वर्तमान परिस्थितियों पर ही थी। खैर डॉक्टर साहब, आप इनकी, हम सभी इनका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत आभार। डॉक्टर सुभाष गर्ग जी आ गए हैं सर।
सुभाष गर्ग जी, वाह वाह। जी नमस्कार हाँ। सुभाष जी। हम हार्दिक स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। तो डॉक्टर तो साहब सुनाइए आप कविता। आदेश करें तो डॉक्टर ये साहब जिस आप कविता के लिए तरुणा रश्मि कह रही हैं, हाँ जी हाँ जी। तरुणा रश्मि कह रही हैं, ये इन्होंने उसका शीर्षक भी लिखा है, तो मुझे मेरे चिटकनी। सामने है वो चिटकनी। कविता। जी नहीं, स्वागत। ये सब कैसे होता है, यह जी सब ठीक है, कैसे इनमें से होता एक। है। बहुत अच्छा डॉक्टर, स्वागत डॉक्टर। जी हाँ, ये देखिए, हाँ। तुम तुम जानते जानते हो हो ये यह सब सब कैसे कैसे होता होता है, तुम जानते हो यह सब कैसे होता है, कैसे भीड़ पहली बार ऐसी घटना से उत्तेजित होती है, विरोध में नारे लगते हैं, जुलूस निकलते हैं। तुम जानते हो यह सब कैसे होता है, कैसे भीड़ पहली बार ऐसी घटना से उत्तेजित होती है, विरोध में नारे लगते हैं, जुलूस निकलते हैं, घटना फिर होती है। इस बार शिष्टमंडल जुटते हैं, बहसें चर्चाएं होती हैं, घटना एक बार फिर होती है, किसी और स्थान पर, किसी और समय पर, थोड़े से परिवर्तन के साथ। और अब की बार कॉफी की चुस्कियों के साथ बुद्धिजीवी उसके बारे में बात करते हैं। अखबार में सुर्खियों से उतरकर वह छोटे छोटे कॉलमों में सिकुड़ जाती है, और इस तरह प्रतिक्रियाएं ठंडी पड़ने लगती हैं, उत्तेजना मरने लगती है, उस पर बासीपन की परतें जमती जाती हैं। अब की बार कॉफी की चुस्कियों के साथ बुद्धिजीवी उसके बारे में बात करते हैं। अखबार में सुर्खियों से उतरकर वह छोटे छोटे कॉलमों में सिकुड़ जाती है, और इस तरह प्रतिक्रियाएं ठंडी पड़ने लगती हैं, उत्तेजना मरने लगती है, उस पर बासीपन की परतें जमती जाती हैं। हम ये कहना छोड़ देते हैं कि अमुक घटना सनसनीखेज या खतरनाक है, या कि अमुक स्थिति बड़ी शर्मनाक है। आहिस्ता आहिस्ता हमें अन्याय को न्याय कहना ज्यादा मुनासिब लगने लगता है। हमारी तर्क करने की पद्धति बदल जाती है। हम पूछते हैं, ठीक है ऐसा हुआ, पर क्या यह भ्रष्टाचार है? हम पूछते हैं, है। ठीक है ऐसा हुआ, पर क्या यह भ्रष्टाचार है, या क्या बलात्कार सचमुच बलात्कार है? हत्या को हम आत्महत्या मान लेते हैं, या उससे भी आगे बढ़कर महज दुर्घटना? आदर्शों पर बहस करने वाली पीढ़ी तो बुढ़ा गई, अब तो उन पर हंसने वाली पीढ़ी आ चुकी है। पीढ़ी दर पीढ़ी हम स्वयं अपना अवमूल्यन करते जा रहे हैं, नामालूम ढंग से, चुपचाप, आहिस्ता आहिस्ता। इस खौफनाक प्रक्रिया को देख रहे हो तुम? आक्रोश, विस्मय, अफसोस, रोमांच, करुणा, सरोकार, ये सब कैसे बर्फ की मानिंद जमते चले जाते हैं माहौल के 0 डिग्री तापमान वाले इस आत्मघाती ठंडेपन में। आक्रोश, विस्मय, अफसोस, रोमांच, करुणा, सरोकार, ये सब कैसे बर्फ की मानिंद जमते चले जाते हैं माहौल के 0 डिग्री तापमान वाले इस आत्मघाती ठंडेपन में। तुम जानते हो यह सब कैसे होता है? जी जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये जैसे शशि कुमार तिवारी साहब ने कहा था कि देश की वर्तमान परिस्थितियों में संबोधित कोई कविता, तो बिल्कुल यह कविता उसी संदर्भ जी हाँ, में ये संयोगवश होती है। ये कविता हाँ उसके बारे में ही थी। बिल्कुल, ये दोनों फरमाइशें पूरी हो जाती हैं इस कविता में, अंजलि जी की और शशि जी हाँ, कुमार तिवारी जी की। ये तो नहीं, तरुणा जी बहुत की। अच्छा, हाँ तरुणा जी की, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब हमारे बीच में हम सभी का स्वागत करते हैं, सुभाष गर्ग जी का, ममता सूद जी का, शैलेंद्र वाह, शैल जी का, अंजलि राजी का, शशि कुमार तिवारी साहब का, और शशि कुमार तिवारी साहब किसका करें भरोसा, जनमानस की पीड़ा को परिभाषित करती शानदार रचना है। आपका धन्यवाद जी, आपको अच्छी लगी। तो आप सभी जितने भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब को सुन रहे हैं यहाँ पर, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ पेज की ओर से मैं सभी को हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो डॉक्टर साहब मैं आपको एक जो गोदान जो आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, प्रेमचंद जी का गोदान जी जो हाँ, आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है,
उसके बारे में थोड़ा 2 लाइनों में बताएंगे सर? हाँ जी। जी हाँ, जी हाँ। मैं ये हमारे विश्वविद्यालय में और दूसरे विश्वविद्यालयों में भी चार्ल्स डिकन्स का एक उपन्यास कोर्स में था और वो कई वर्ष से चल रहा था। उसके जी उसके स्थान पर एक नया कोई उपन्यास हम कोर्स में लगाना चाहते थे। मेरा विषय क्योंकि इंग्लिश है तो उपन्यास इंग्लिश में चाहिए था। तो जी बोर्ड ऑफ स्टडीज की मीटिंग में ये निर्णय हुआ कि अगर किसी तरह से प्रेमचंद के किसी उपन्यास का अनुवाद मिल जाए इंग्लिश में, लेकिन जो अनुवाद थे वो पूरे बड़े थे, पूरे अनुवाद थे। हमें बीए जी प्रथम वर्ष के लिए एक उपन्यास चाहिए था। तो विचार ये बना बोर्ड का कि गोदान जो उपन्यास है उसका उसको एब्रीविएट करके, संक्षिप्त करके उसका इंग्लिश में अनुवाद किया गया। तो मैं था और मेरे साथ प्रोफेसर अमृतलाल मदान थे। हम दोनों ने मिलकर ये जी जिम्मेदारी ली और हमने मिलकर ये उपन्यास जो गोदान है उसको सीधी सरल इंग्लिश में हमने उसको अनुवाद करके प्रस्तुत कर दिया। और हमारी कोशिश रही कि कोई भी महत्वपूर्ण बात उसमें छूटे नहीं। हालांकि वो संक्षिप्त है लेकिन कोई महत्वपूर्ण बात हमने नहीं छोड़ी। आप जानते हैं प्रेमचंद की भाषा हिंदी बहुत अच्छी मुहावरेदार हिंदी है और उसका इंग्लिश में अनुवाद करना कितना मुश्किल काम। लेकिन वो इतना अच्छा अनुवाद हुआ कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस को पसंद आया और उन्होंने इसे प्रकाशित किया। बच्चों ने इसको बहुत पसंद किया और मैं समझता हूँ क्योंकि अपने देश की, अपने गांव की, अपने शहरों की पृष्ठभूमि में लिखा गया उपन्यास है तो बच्चे उसके साथ अपना जुड़ाव महसूस करते हैं और उनको अच्छा लगा। मेरे पास बहुत प्रतिक्रियाएं आई जिसमें सब लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। जी डॉक्टर साहब, वास्तव में ये कार्य भी बड़ा अच्छा कार्य रहा कि हिंदी से एक बहुत प्रचलित उपन्यास रहा है, बहुत ही समाज के ऊपर प्रहार करने वाला उपन्यास रहा है, ये समाज की कुरीतियों के ऊपर अच्छा प्रहार करने वाला उपन्यास रहा है प्रेमचंद जी का गोदान। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद करके और अमृतलाल मदान जी का ने और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए बहुत बहुत आभार कि एक जो सिलेबस में भी आया ये। और तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा रहा ये। इसके बाद मैं आपसे जो आपका निबंध संग्रह रहा नींबू पानी पर 2 बात करेंगे, फिर उसके बाद आपसे एक रचना सुनना चाहेंगे। नींबू पानी पर सर 2 बातें, उसमें क्या क्या है कई वर्ष निबंध में? सिलेबस में रहा। जी जी डॉक्टर साहब। वो हास्य व्यंग्य की है। नींबू पानी जी हास्य व्यंग्य की रचनाएं हैं उसमें आमतौर पे मध्य वर्ग के जीवन की विडंबनाएं जो है वो उनको दिखाया गया है। रोचक बातें हास्य व्यंग्य ज्यादा है, बल्कि विनोद का संस्पर्श ज्यादा है। जैसे बाद में कुछ कविताओं में भी मैंने हास्य विनोद की कविताएं कहीं लिखी थी। तो वो मैं अब भी कई बार फेसबुक पे साझा करता रहता हूँ। तो वो हरियाणा साहित्य अकादमी की ओर से अनुदान मिला था उसके प्रकाशन के लिए। तो डॉक्टर साहब इसके बाद एक कोई आप देख लीजिए, कविता या कोई गजल? तो हाँ आगे डॉक्टर साहब एक रचना, हाँ डॉक्टर साहब एक रचना जरूर, नहीं जरूर डॉक्टर साहब एक रचना और आप जो आपको ज्यादा अच्छी लगे रचना, कोई गजल या कविता जो आपको अच्छी लगे। स्वागत है डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, शशि कुमार तिवारी साहब आपको थैंक यू बोल रहे हैं सर। मैं एक रचना, जी हाँ जी हाँ, ये एक गजल आपकी सेवा में रख रहा हूँ। बिल्कुल पिछले दिनों लिखी गई है और ये इरशाद जी हाँ मैंने पढ़ा है, अभी मेरे सामने ही है वो संदेश उनका। तो ये जो पिछले दिनों लॉकडाउन में जो स्थिति बनी है
उसको लेकर मैंने शुरू किया था, लेकिन गजल है, उसमें हर शेर में अलग अलग बात आ जाती है। आप देखिए कैसी लगती है आपको कि मौसम बदल गए हैं अब तो वैसे दिन और रात नहीं, मौसम बदल गए हैं अब तो वैसे दिन और रात नहीं, सच पूछो तो इनमें कोई पहले जैसी बात नहीं, सच पूछो तो इनमें कोई पहले जैसी बात नहीं। और शेर देखिए कि अपना अनुभव अपना चिंतन अपनी ही परिपाटी है, अपना अनुभव अपना चिंतन अपनी ही परिपाटी है, विज्ञापन के इंद्रजाल से हम करते आयात नहीं, विज्ञापन के इंद्रजाल से हम करते आयात नहीं। और इंसानों को आखिर किस पैमाने पर नापा जाए, इंसानों को आखिर किस पैमाने पर नापा जाए, और तो जो भी हो निश्चय ही उनकी जात और पात नहीं, इंसानों को आखिर किस पैमाने पर नापा जाए, और तो जो भी हो निश्चय ही उनकी जात और पात नहीं। और साथ छोड़कर चला गया है साथी तो क्या घबराना, साथ छोड़कर चला गया है साथी तो क्या घबराना, है करवट हालात की लेकिन कोई झंझावात नहीं, है करवट हालात की लेकिन कोई झंझावात नहीं। और बूंदों का रस कोश तो बादल के कुछ काम नहीं आता, शेर देखिए कि बूंदों का रस कोश तो बादल के कुछ काम नहीं आता, फिर भी क्यों प्यासी धरती पर वह करता बरसात नहीं, फिर भी क्यों प्यासी धरती पर वह करता बरसात नहीं। और एक शेर, कब तक कोई जालिम तेरी हिम्मत से टकराएगा, कब तक कोई जालिम तेरी हिम्मत से टकराएगा, आने वाले कल को रोके उसकी ये औकात नहीं, आने वाले कल को रोके उसकी ये औकात नहीं। और ये एक शेर देखिए, शायद किसी लायक लगे आपको, पहले ही हम सबको दुनिया भर की दौलत हासिल है, पहले ही हम सबको दुनिया भर की दौलत हासिल है, सांसों से बढ़कर इस जग में कोई भी सौगात नहीं, सांसों से बढ़कर इस जग में कोई भी सौगात नहीं। धन्यवाद। सांसों से बढ़कर इस जग में कोई भी सौगात नहीं। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा बताया। तो डॉक्टर साहब मैं अब आपसे वो चाहूंगा कि डिक्शनरी जो आपकी है अंग्रेजी टू हिंदी, जो आपकी डिक्शनरी है सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा जरूर। उसमें यह है कि इस डिक्शनरी के आने तक अब तक जो एक समस्या बनी हुई थी वो ये थी कि जो हिंदी के पाठक अंग्रेजी की पुस्तकें पढ़ते हैं मान लीजिए, और उनको अंग्रेजी से उनका हिंदी अर्थ जानना है, तो उसमें बड़ी मुश्किल होती थी उनको। अच्छा, हिंदी में सही अनुवाद आप विश्वास कीजिए गूगल पर नहीं मिलता, और आपको बड़े उदाहरण मिल जाएंगे इसके। तो नहीं मिलता। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अनुवाद कार्य बहुत हो रहा है और अनुवाद कार्य में आपको बार बार इसकी डिक्शनरी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सही शब्द सही अनुवाद करना होता है। तो ये जो डॉक्टर अभय मौर्य ने ये शुरू किया था प्रोजेक्ट, और इससे पहले मेरा ख्याल है बहुत पहले कभी कोई डिक्शनरी एक अच्छी सी आई होगी। तो अब कंप्यूटर के आने के बाद से और इंटरनेट के बाद से बड़े नए शब्द जुड़ गए हैं, उन शब्दों को भी डिक्शनरी में शामिल करना जरूरी था, तो उनका अर्थ समझाना। ये इस पुस्तक पर, इस डिक्शनरी पर मुझे 4-5 साल लगाने पड़े। मेरा काम था इसकी कॉपी एडिटिंग करने, कॉपी एडिटिंग की है मैंने कोशिश की है कि कहीं भी किसी भी जगह कोई उसमें गलती ना मिले। कोई भी 100% तो ये दावा नहीं कर सकता कि गलती नहीं है, लेकिन हमने पूरी कोशिश की। और मैं समझता हूँ कि इस समय इंग्लिश से हिंदी में सही आपको अनुवाद अर्थ बताने वाले कोई शब्दकोश नहीं है
हमारे लिए, हमारे पास। और ये बहुत एक लाभदायक विद्यार्थियों के लिए भी, अध्यापकों के लिए भी, साहित्यकारों के लिए, सभी ऐसे लोग जो अनुवाद में रुचि रखते हैं या अंग्रेजी की पुस्तकों को ठीक से समझना चाहते हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक। आप जानते हैं ये, क्योंकि हमारी अपनी भाषा है हिंदी, हमें ये खासतौर पे हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हरियाणवी के उदाहरण उसमें दिए गए हैं, बहुत सारे हरियाणवी बिल्कुल की डॉक्टर साहब, दृष्टि ये से आपने उदाहरण दिए गए हैं। बहुत अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा बताया सर, हरियाणा के संदर्भ में और हिंदी भाषा के लिए भी, क्योंकि हमारा सोचने का जो किसी भी जी जब हम इंग्लिश में जवाब देंगे तो पहले हिंदी में सोचते हैं। तो ये इसलिए डिक्शनरी का होना और शब्दकोश का होना अपने आप में बहुत जरूरी है। और यह कार्य एक बहुत महती कार्य रहा है जो आपने किया। इसके लिए बहुत समय देना पड़ता है, बहुत बहुत परिचित। रिसर्च करना पड़ता है। ये जी ये वाकई में बहुत मेहनती बहुत मेहनती काम है ये। तो इसके लिए डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद करते हैं, सभी सभी इन दर्शकों की ओर से और साहित्य के लोगों की ओर से, सभी की ओर से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज इस पेज पर आए आप, इसके लिए। और जितने भी लोग हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उन सभी का हार्दिक धन्यवाद। और उनसे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यह मैं मेरी यूट्यूब पर गिरती हुई दीवार के नाम से एक चैनल है, गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारो, इसी नाम से यूट्यूब पर चैनल है। आप इस वीडियो को कल के बाद वहां पर देख पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, मैं अभी, यदि आप कुछ कहना चाहें तो आप कहिए डॉक्टर साहब, वरना एक रचना जरूर आपके उससे सुनेंगे उसके बाद। मैं तो जितने भी लोग हमारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त और अपना जी मूल्यवान समय उन्होंने दिया है, उन सबका धन्यवाद और स्वागत करना चाहूँगा। और विशेष रूप से मैं गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारो, आप सुजान जी हैं और जो भी इसके साथ जुड़े हैं, जो भी ऑर्गेनाइजर हैं, उन सबका डॉक्टर बहुत नवीन बहुत सोलंकी, धन्यवाद करना चाहता हूँ। डॉक्टर नवीन सोलंकी हैं दिल्ली में, वो मेडिकल में डॉक्टर हैं। अच्छा दरअसल जी हाँ, उनका धन्यवाद उनको मैं मेरी भी तरफ करना से चाहता हूँ। धन्यवाद कहें। जी डॉक्टर। तो डॉक्टर साहब, एक रचना आप सुना सकते हैं अभी 5 मिनट के लिए, 4 या 5 मिनट जी के हाँ, लिए? चलते चलते मैं एक छोटी सी रचना जरूर आपके सामने रखूंगा। जरूर डॉक्टर अ, साहब, इरशाद। एक क्योंकि मैं अध्यापक भी हूँ, इसलिए मैं एक अध्यापक का अनुभव आपके सामने रखना चाहता हूँ। यह है टूटने की दास्तान। हम्म एक अध्यापक आदर्शवादी होता है जब वह अपना अ, काम शुरू करता है, पढ़ाना शुरू करता है। पढ़ाते पढ़ाते कई वर्ष बीत जाते हैं, तब उसकी क्या स्थिति होती है। और इस बात को लेकर मैंने ये कविता रची थी, टूटने की दास्तान। तो ये अध्यापक का बयान है। यद्यपि मैं बिल्कुल ठोस, भरा पूरा और साबुत दिखाई देता हूं, मेरी एक प्रतिमा खंडित हो चुकी है। यद्यपि मैं बिल्कुल ठोस, भरा पूरा और साबुत दिखाई देता हूं, मेरी एक प्रतिमा खंडित हो चुकी है। मैंने उसे खंडित होते लगातार खुली आंखों से देखा है। दरअसल ऐसा एकदम से नहीं हुआ, रातों रात भी नहीं, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके पिछले कई वर्षों में हुआ है। एक बार जब मैंने कहा, कहते तो हैं पर पक्का पता नहीं, प्रतिमा में हल्की सी दरार आई। एक बार जब मैंने कहा, कहते तो हैं पर पक्का पता नहीं, प्रतिमा में हल्की सी दरार आई। दूसरी बार जब मैंने कहा, पक्का पता है लेकिन ऐसा कहते नहीं, सुनकर बच्चे चौंके। हम्म एक बार जब मैंने कहा, कहते तो हैं पर पक्का पता नहीं, प्रतिमा में हल्की सी दरार आई। दूसरी बार जब मैंने कहा, पक्का पता है लेकिन ऐसा कहते नहीं, सुनकर बच्चे चौंके। तीसरी बार जब मैंने कहा, यह भी ठीक है और वो भी, वे बोल उठे, हम्म, अच्छा जी। जब मैंने अच्छा जी। कहा, यह भी ठीक है और वो भी, वो बोल उठे, अच्छा जी। फिर तो चौथी बार मैंने कहा, ठीक गलत के पचड़े में मत पड़ो। पांचवी बार मैंने कहा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होने वाला। यानी हर बार सिलसिलेवार उस प्रतिमा को खंडित होते मैंने देखा।
अपने बच्चों की आंखों के अंदर उस प्रतिमा के साथ, और बहुत कुछ टूट गया मेरे बच्चों के भीतर। बेआवाज लेकिन सिलसिलेवार, मैं यूं ही तो नहीं इतना शर्मसार। बेआवाज लेकिन सिलसिलेवार, मैं यूं ही तो नहीं इतना शर्मसार। तो ये 5 सितंबर अध्यापक दिवस, शिक्षक दिवस के अवसर पर लिखी गई थी। ये आप सबके लिए प्रस्तुत किया है, क्योंकि मैं साहित्यकार भी हूँ और अध्यापक भी हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, मैं बल्कि ये क्वेश्चन आपको पूछने वाला था, ये प्रश्न मैं करने वाला था कि आपने अध्यापन किया इतने सालों विश्वविद्यालय में, तो उसका अनुभव क्या रहा आपका, उसके बारे में 2 पंक्तियों में मैं आपसे पूछना चाह रहा था। आपने रचना ही सुना दी उससे पहले ही, तो फिर भी डॉक्टर साहब आपका अनुभव। आ गई है जी डॉक्टर। हाँ, कुल मिलाकर मेरा अध्यापन का अनुभव बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मेरे लिए ये एक मतलब व्यवसाय मात्र नहीं बल्कि मेरा पैशन है। मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, और ये मेरा सौभाग्य है कि हमेशा विद्यार्थियों ने जो मैं जिस तरह से पढ़ाता था उसका स्वागत किया, उसको स्वीकार किया, और मेरे साथ उनका लगातार संपर्क रहा। और मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया, इससे बढ़कर सौभाग्य की बात मेरे लिए क्या हो सकती है कि मैं युवा पीढ़ी के हाथों में वो बैटन सौंप कर जा रहा हूँ, जैसे एक रिले रेस में अगले धावक को बैटन सौंपते हैं। क्योंकि ये परंपरा आगे बढ़ती रहे, चलती रहे, इसके लिए जरूरी है कि अच्छे अध्यापक हों और अच्छे विद्यार्थी हों। जी तो साहब, ये बैटन लेने के लिए डॉक्टर कुमार विनोद हमारे बीच में। जी 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 हाँ, जी हाँ, स्वागत है डॉक्टर कुमार विनोद का, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, एक थोड़ा सा मैं ये भी क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा कि जैसे कवि सम्मेलन में आप भी भाग लेते रहे हैं। कवि सम्मेलन, क्या जो कवि है, कवि अपनी कविता लिखता है, उसके बाद कवि सम्मेलन में जाना आज के संदर्भ में क्या, कैसा है ये कवि सम्मेलन में भाग लेना, इसके क्या मतलब आपको अनुभव हुए हैं, उन अनुभवों के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे, कितना जरूरी है सुजान जी? ऐसा है कि कविता की अवधारणा अब विकृत हो चुकी है, और उसमें मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं सभी कवि सम्मेलनों के बारे में नहीं कह रहा हूँ। बहुत सारे कवि सम्मेलन ऐसे हैं जिनके कारण ये विकृत हुई है। आप कुछ वर्ष पहले की बात याद कीजिए कि हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे लोग मंचों पर काव्य पाठ करते थे, और आप जानते हैं कि ऐसा, वैसी स्थिति तो हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो किसे जिम्मेदार ठहराया जाए इसके लिए, और क्या कहा जाए, क्योंकि पूरा वातावरण, पूरी स्थिति ऐसी बिगड़ चुकी है। मुझे लगता है कि कवि सम्मेलन में मैं किसी विवशता होती है या कहीं कवि गोष्ठी में जाना ज़्यादा पसंद करता हूँ कवि सम्मेलन की अपेक्षा, क्योंकि वहाँ संप्रेषण ठीक से नहीं हो पाता। जिस तरह की रचनाएं मैं लिखता हूँ, जैसी गज़लें मैं कहता हूँ, मुझे लगता है कि हालांकि आम आदमी की भाषा में लिखी होती हैं, वहाँ पर जो स्थिति है वो कुछ अलग तरह की। मैं ज़्यादा उसके बारे में टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं, आप जानते ही हैं, आपको तो पता ही है कि डॉक्टर साहब, कुमार विनोद ने लिखा है, चुटकुलेबाजी बचता हूँ जी, हास्य कवियों के बीच गिरे गजलकार की व्यथा। जी, कुमार विनोद जी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हम दोनों एक बार मंच पर थे और हमारी यही स्थिति थी जिसका उन्होंने वर्णन किया है यहाँ एक पंक्ति में। जी जी जी, हम दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ पर अब हम क्या करें, जैसा माहौल हुआ था। जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे थोड़ा एक बात हो सर, 1 मिनट के लिए, कि जैसे फेसबुक आया, मीडिया का जो युग आया, तो इस पर कविता, बहुत से ऐसी साइट आ गई हैं, वेबसाइट आ गई हैं, जिन पर कविता लिखने वाले बच्चे बहुत हैं, बहुत तरह की कविताएं लिखते हैं, जिनमें हास्य, हर तरह की कविताएं वहां पर, गजल, हर तरह की कविताएं वहां पर परोसी जा रही हैं। तो यहाँ पर एक थोड़ा संचालन, एक उनकी
गुणवत्ता, इस बारे में थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे आप? क्या रहती है गुणवत्ता इस मुझे मुझे ये इस संदर्भ में? इस बात का अफसोस है कि गुणवत्ता वहाँ नहीं मिलती है। मतलब भूसे के ढेर में सुई तलाश करने जैसा काम है अगर आप एक अच्छी रचना वहां पर ढूंढ रहे हैं। मैंने कई जी बार कोशिश की है, लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि युवा कवि अच्छा नहीं लिख रहे हैं। बहुत अच्छा लिखने वाले युवा कवि हमारे बीच मौजूद हैं और हम भी कभी युवा थे, हमें प्रोत्साहित किया गया, हमने रचनाएं उन दिनों लिखी तो हमें बढ़ावा दिया गया। लेकिन अब ये जो स्थिति है इंटरनेट में, सभी को लिखने का अधिकार है और आप ये देखिए कि अब हमारा जो पैमाना है वो क्या है कविता को नापने का, कि उस पर कितने लाइक्स आए, कितने लोगों ने उसको पसंद किया। और ये जो चीज है बिल्कुल अनिश्चित सी है। और उसके कई बार तो आप जानते हैं कि ऐसे लोग हैं जो आपसे संपर्क करके कहते हैं कि आपकी रचना पर हम लाइक्स का प्रबंध कर देंगे जी, और उसके लिए वे कुछ लेते भी हैं, ये भी सौदा होता है। तो ऐसी स्थिति में मैं सोचता हूँ कि कविता की अस्मिता, कविता की अवधारणा घपले में पड़ गई है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि ये हम देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब ऐसा करते हैं कि आपको पैसे देने पड़ते हैं और आप वो पे करेंगे तो आपके उतने लाइक्स और उतने कमेंट्स तक का वो प्रबंध करते हैं, उतना उसको शेयर करते हैं। तो ये एक बाजार आ गया है, बिल्कुल बाजार आ गया है। बाजार ने जी, तो ममता सूद ने कहा मैंने बीच में अभी बाजारूपन शब्द का प्रयोग किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हास्य कविता के बारे में कह रही हैं ममता सूद जी। ममता सूद जी, हास्य कविता तो बीच में डॉक्टर साहब ने एक बिल्कुल सुनाई भी है। खैर अभी समय काफी हो चुका है। डॉक्टर सुभाष गर्ग जी कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छा लिखते हो, कवि सम्मेलन में वाहवाही एक अलग कला होती है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात कह रहे हैं वो। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब मुझे लगता है हमारा समय काफी 1.25 घंटा हो चुका है, तो हम आज के लिए इतना ही। क्यों डॉक्टर साहब? दोस्तों से अनुमति लेते हैं अब। जी डॉक्टर साहब, आज के लिए आप सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी को पुनः हार्दिक धन्यवाद और आभार करते हुए आज के लिए बस इतना ही आगे लेते हैं। और आप इस चर्चा परिचर्चा और कविताओं के लिए डॉक्टर साहब को सुनने के लिए आप YouTube पर जा सकते हैं। गिरते ही द्वार का हमदर्द हूँ यारो, इसी नाम से एक YouTube पर चैनल है, आप वहां जाकर इनको दोबारा से सुन सकते हैं। जितने हमारे कार्यक्रम हुए हैं आप सभी कार्यक्रम वहां पर सुन सकते हैं। और आज के लिए फेसबुक पर तो है ही है, इस पेज पर तो है ही है, आप इसको भी शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारे एक अनुरोध पर यहाँ पर पधारे और आपने इतनी अच्छी परिचर्चा की और कविताएं और गजलें और मुक्तक सुनाए। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।